गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास में अपना अगला लेक्चर 17 लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स और समझा देती हूँ। पार्ट 3 चुनावी राजनीति। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द लिखे होंगे। यहाँ पे आ रहा है चुनावी धांधली। धांधली का अर्थ होता है, आपने सुना होगा वाला शब्द, गड़बड़ियां। ठीक है, कोई हेरा फेरी करना, कोई गड़बड़ी करना, क्या है यहाँ पर। तो ये काम कहाँ होता है? चुनावी धांधली की बात हो रही। धांधली तो और भी बहुत जगह होती है, पर यहाँ चुनाव की धांधली। तो चुनाव में क्या धांधली होती है कि जो भी चुनाव में पार्टियां खड़ी होती हैं, अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करती हैं, वो सब चाहती है कि उसकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और इस वोट को पाने के लिए वो जो तिकड़म अपनाती, हथकंडे भी अपन कह सकते हैं, वो क्या करती है इसके लिए? तो ये चुनाव में वोट बढ़ाने के लिए पार्टी उम्मीदवारों के द्वारा जो गड़बड़ियां की जाती हैं, ठीक है, कोई फरेब धोखाधड़ी से की जाती है, उसको कहते हैं चुनावी धांधली। तो इसमें क्या क्या कर सकती हो? आपके हिसाब से क्या क्या कर सकते हो? क्योंकि अब अपन ने चैप्टर पूरा लगभग पढ़ ही लिया है। देखिए, एक तो ये क्या कर सकते हैं कि कुछ गिने चुने लोग होते हैं उनके पार्टी के या उनके जो वेलविशर हैं, जो चाहते हैं कि उनकी पार्टी जीते, तो कुछ लोग क्या करते हैं, फर्जी मतदान। कुछ लोग जाकर के और सारे वहाँ पे वोट डाल जाते हैं, डरा धमका करके लोगों को, गाँव वालों को, या पैसा देकर के जो भी है, और अपने पक्ष में कर लेते हैं। और कुछ लोग जाकर के सारे वहाँ पर वोट डाल जाते हैं और एक ही अपनी पार्टी के नाम पे वोट डाल देते हैं। दूसरा होता है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग नामों से, क्योंकि पर्चे सबकी अलग अलग होती है, तो गड़बड़ी कर लेते हैं लोग, अपना पैसा बैठा लेते हैं और एक ही नाम से, जो मतलब एक ही व्यक्ति अलग अलग नाम से वोट डाल सकता है। ये भी गड़बड़ी हो सकती है। फिर जो मतदाता है और वहां पे जो चुनाव कराने के लिए जो अधिकारी हैं, उनको भी डराया धमकाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी ये लोग काम कर सकते हैं। ये भी गड़बड़ी। रिश्वत देना, रिश्वत आप जानते हो, पैसा खिला करके कि हमारे पक्ष में वोट देना, ठीक है, उनको गाड़ियों में भर भर के लेके आना है, करना, इस तरह से। फिर एक तरीका और भी होता है कि जहाँ मतदान हो रहा है, तो कई बार दूर दराज के इलाकों में वहां पर हालांकि पुलिस की व्यवस्था होती है, पर कई बार ये लोग सशस्त्र, मतलब शस्त्र लेकर के, हथियार लेकर के, और पूरे बूथ पे कब्जा कर लेते हैं और वहां पे फर्जी मतदान करते हैं। तो ये सब क्या होती है? चुनावी गड़बड़ियां, धांधलियां होती है। और जब ये पता चलता है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, फिर चुनाव आयोग क्या करता है, वहां पर वो मतदान निरस्त कर देता है और फिर पुनर्मतदान वहां पर कराए जाते हैं। तो ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, इसका अर्थ क्या है? निर्वाचन क्षेत्र में एक वहां पे पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ के मतदाता अपने उस क्षेत्र से जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है चुनाव में, उसको वोट देते हैं। तो एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया, एक एरिया हो गया, जहाँ के मतदाता अपने क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनका चुनाव करते हैं, उनको चुनाव में जाकर के क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो वो एक एक एरिया अलग अलग बटे होते हैं उनमें, ठीक है, वहां पे वो क्या कहलाते हैं? निर्वाचन क्षेत्र। आपको मैंने बताया था लोकसभा में, इनमें भी, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, यहाँ पर, और यहाँ तक कि स्थानीय चुनाव में भी अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है क्षेत्रों को। फिर वहाँ प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होता है, जिसको मतदाता जाकर के और अपना वोट देते हैं। और फिर नतीजे आते हैं, और फिर नतीजों के बाद अलग अलग जगह से कौन जीता, उसके परिणाम जो है वो निकाले जाते हैं, जिसको मीडिया प्रसारित करती है। आपने देखा होगा टीवी में, न्यूज में, आकाशवाणी में, ठीक है, अखबारों में, ये सब नतीजे प्रकाशित होते हैं। आचार संहिता, ये शब्द मैंने कई बार यूज किया है। अब तक आपको समझ में आ गया आचार संहिता क्या है? कि जो भी चुनाव में खड़े होते हैं पार्टियों से, मतलब पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं चुनाव में खड़े होते हैं, उनको चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित जो दिशा निर्देश होते हैं, जो आदेश होते हैं, जिसको अपन कायदे कानून भी कहते हैं, वो जो है पालन करने पड़ते हैं। उनका जो उनको नियम कानूनों को मानना ही पड़ता है, और नहीं मानते हैं तो उनके उल्लंघन का उनके ऊपर आरोप लग सकता है, और उल्लंघन के आरोप के कारण उनको क्या किया जा सकता है? सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करता है? चुनाव आयोग। तो जो उम्मीदवार है उसका जो नतीजा है वो जनता खुद ही निकाल लेती है, क्योंकि अगर उसको पसंद करती है, पसंद किस आधार पे करती है कि भाई वो व्यक्ति बराबर उनके क्षेत्र में आता है, उनके सुख दुख पूछता है, उसने जो वादे किए हैं वहां पर उन वादों को पूरा भी करता है, ठीक है, तो उससे क्या होती है? वहां की जनता खुश होती है। तो कभी आपने देखा होगा कि एक उम्मीदवार जो है वो हर बार जीत जाता है, तो उसने अपना कुछ ऐसा प्रभाव जमा रखा होता है अपने कार्यों से, ठीक है, तो उससे जनता क्या होती है? खुश होती है। और
कहीं कहीं क्या होता है कि जनता जो है अपना निर्णय बदल भी देती है, तो कई बार दूसरे नए लोगों को भी वहां पर आने का जो है कहना चाहिए चांस मिलता है, या वो वहां पर आकर के अपना प्रभाव जमा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बार बार वोट की, जनता का वोट। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि कई लोग वोट का महत्व नहीं समझते, उन्हें नहीं पता है कि एक वोट से कई बार सरकारों के नतीजे बदल भी जाते हैं। कोई पार्टी हार भी सकती है, कोई पार्टी जीत भी सकती है। तो कई बार सर्वे किया जाता है, जनता से पूछा भी जाता है, ठीक है। तो सर्वे में पूछा जाता है कि भाई आपका वोट जो है क्या मायने रखता है, क्या आपके वोट से कोई फर्क पड़ता है। तो कई बार सर्वे किया जाता है, तो उसका एक छोटा सा ग्रुप यहाँ बता रही हूँ, आपकी बुक में भी बना हुआ है कि वोट डालने से क्या फर्क पड़ता है। तो लोगों से राय ली गई, करी गई, तो 67% जो अधिकांश जनसंख्या है उसने तो कहा हाँ फर्क तो पड़ता है, और पड़ेगी, क्योंकि जनता की राय है, जनता जनार्दन अपन कहते हैं, जनादेश, वो सबको मानना ही पड़ता है, तो फर्क तो पड़ता ही है। और किसको फर्क पड़ता है? पार्टियों को, उम्मीदवारों को। तभी तो वायदे करते हैं और कोशिश करते हैं कि वादों को पूरा करें, प्रचार प्रसार करते हैं, घोषणाएं करते हैं बड़ी बड़ी की, तब कम से कम उन वादों से, घोषणाओं से जनता प्रभावित हो और उनको वोट देने आए, ठीक है। 18% जो है उन मतदाताओं की राय थी कि नहीं फर्क नहीं पड़ता कुछ, हम अगर वोट नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी उनकी जो है राय हो सकती है। तो ये तो राय है, कोई पक्ष में भी हो सकती है, कोई विपक्ष में भी, इसमें हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, सबकी अपनी अपनी पसंद है, रुचि है। 15% का कहना है कि पता नहीं, वो तटस्थ है, ना हाँ ना ना, पता नहीं पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो इस तरह से भी सर्वे के जो है नतीजे अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ 4 पॉइंट लिखे हैं, उस पर आप भी विचार करना क्या होना चाहिए, क्योंकि लगभग अपना जो है चैप्टर समाप्त हो गया है। कि यहाँ सिद्धांत दिए और कुछ चुनाव प्रणाली की विशेषता दी है, तो इनके सामने आपको जोड़े बनाने हैं, कौन सा सही किसके साथ फिट होगा, ठीक है। तो जैसे पहला आ रहा है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मैंने आपको कई बार समझाया है, सार्वभौम मैंने सब लोग इसमें वोट डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, कमजोर वर्ग ने जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला, उनको सरकार और चुनाव आयोग जो है कोशिश करता है कि सभी वर्गों को चुनाव में खड़े होने का मौका मिले। खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, द्वंदिता है ना, आपस में लोग जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, या इनके आपस में जो एक रेस लगती है, या अपन कह सकते हैं आपस में ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो इनमें होड़ होती है, प्रतिद्वंदिता, लड़ाई जैसे अपन कहते हैं वो होती है। और फिर एक मत एक मूल्य, मतलब एक हर मत जो है उसका सबका एक बराबर मूल्य होता है। अब इसके सामने ये पॉइंट है, तो इसमें कौन सा पॉइंट फिट आएगा, अभी तो केवल मैं आपको बता रही हूँ कहाँ है, आपको बताना है। पहला आ रहा है हर चुनाव में लगभग बराबर मतदाता, हर चुनाव में मतदाता जो होते हैं सब लोग बराबर इनका मोल होता है। 18 वर्ष से ऊपर मताधिकार करने का अधिकार जो मिला हुआ है 18 वर्ष, तो आपको बताना किसमें कौन सा फिट होगा। सभी पार्टियों, सभी को, मतलब देश में रहने वाले कोई भी व्यक्ति उसको पार्टी बनाने का और चुनाव लड़ने का जो है उसको यहाँ पर आजादी दी गई है। और अंतिम आ रहा है अनुसूचित जाति, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी सीटों का क्या किया गया, आरक्षण, मतलब कुछ सीटें आरक्षित कर जाती हैं, ठीक है, कि भाई जैसे महिला सीट है तो वहां से महिला ही जो उम्मीदवार खड़ी होगी, अनुसूचित जाति की सीट है तो वहां से अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, उनका स्थान वो क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है कि आप इतनी सीट जो है अनुसूचित जाति की, इतनी अनुसूचित जनजाति की, इतनी इनकी। तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का क्या है, आरक्षण किया गया। तो एक बार बच्चा आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको ऑडियो के जरिए बता ही दूंगी, ठीक है, कि इसमें किसके साथ कौन सी बात को जोड़ा जाएगा। तो आज अपना ये लगभग खत्म हो गया, बाकी मैं आपको ऑडियो जरिए बता दूंगी। तो बच्चा समझ में आ गया होगा अपना ये चुनावी राजनीति क्या है। तो अभी अपन नागरिक शास्त्र का ही पोर्शन ले रहे हैं, तो अगला चैप्टर भी जो होगा अपना नागरिक का ही होगा, ताकि एक बार आपका, क्योंकि हर चैप्टर जो है एक दूसरे से लिंक किया हुआ है, तो इससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इसको ध्यान से देख लो बच्चों, ठीक है।